हेलो एवरीवन, मैं हूं निखत फ़ातिमा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ निखत में। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर माय स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एंड एसएससी एग्जामिनेशन और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो क्लोज टेस्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 5 मार्क्स का आता है किसी भी एग्ज़ाम में, और आपको इसमें न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको क्लोज टेस्ट में हमेशा जो भी न्यू वोकैब्स मिलते हैं डिफरेंट प्रैक्टिस सेट्स में, उसको आपको सीखने की ज़रूरत है, और इसी तरह ही आप अपने वोकैब के नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी लर्निंग ऐप में। आप लोग मेरी प्रोफाइल को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे ऑलरेडी 10 रिकॉर्डेड लेसन्स अवेलेबल हैं स्पेशल क्लासेस में, ठीक है। तो यू शुड वॉच इट, जो कि बेस्ड थे SBI PO प्रीलिम्स 2020 को टारगेट करते हुए। तो मैंने सिर्फ 10 की क्लासेस लिए थे। अगर और ज़्यादा क्लासेस ले पाती तो आई वुड हैव कनेक्टेड विथ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई वुड हैव ब्रॉट मच मोर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट फॉर you all. But as on a lot of students are asking that when will be my next class on the platform of Unacademy, so for them next month June 1st most probably will be my next special class on Unacademy, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, या फिर आप मेरे प्रोफाइल को विज़िट कर सकते हैं अनअकैडमी पे। वहाँ पे मुझे फॉलो कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरी क्लासेस जो अनअकैडमी में होंगी, ठीक है। तो तब तक हमें इस पीरियड को वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आज का द हिंदू एडिटोरियल जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था, वो तो डेफिनेटली अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो चेक करिएगा आप लोगों का कितना स्कोर आता है आउट ऑफ 6। आई हैव गिवन 6 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्लोज टेस्ट आपके स्क्रीन पर। तो पहले आपको क्या करना है, आपको बस यू नीड टू हैव अ कर्सरी ग्लैंस। ओके, कर्सरी ग्लैंस मीन्स व्हाट, यू आर नॉट गोइंग टू रीड द पैराग्राफ वेरी स्लोली एंड पूरे तरीके से अच्छे से अंडरस्टैंड करके ऐसे आपको एग्ज़ाम में पढ़ना तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, कर्सरी ग्लैंस मीन्स जल्दी जल्दी पूरे पैराग्राफ को A to Z एकदम पढ़ लीजिए। एकदम जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है और दिमाग में एक आइडिया बना लेना है कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पैराग्राफ को पढ़ लिया है, आप यहाँ पे करेंगे वीडियो को पॉज और खुद ब खुद आंसर करेंगे ये 6 क्वेश्चंस अपने नॉलेज से, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो को प्ले करना है, तो आपको मैं अब सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल। तो चलिए पैसेज को रीड करते हैं और देखते हैं इस पैसेज में से हमको क्या क्या सीखने को मिलता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। The RBI has shaved off. The RBI. Always remember, whenever you are writing about any organization, before the name of any organization, you are going to use article the. You are not going to say RBI has shaved off. You have to say the RBI has shaved off. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे, और ये सारे स्मॉल चीज़ों से रिलेटेड फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इन सब जगहों पे आपको हेल्प मिलेगी अगर आप एक एडिटोरियल को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। हैज़ शेव्ड ऑफ, शेव्ड ऑफ मीन्स रिड्यूस्ड 1.15 percentage points from the rate chart in the 58 days since the lockdown began, ठीक है। जहाँ पे पास्ट टाइम मेंशन्ड हो वहाँ पे आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल पास्ट। यू आर नॉट गोइंग टू से द लॉकडाउन हैड बिगन। अभी हम पास्ट टाइम की बात करें, किसी चीज़ की बिगनिंग की बात कर रहे हैं पास्ट से, तो विल टेक द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन सिंस, नॉट फ्रॉम। Okay, so here it's written rightly, since the lockdown began. और फर्स्ट लाइन में एक और चीज़ भी देखिए, the RBI has shaved off, ठीक है। ये एक्शन तो हो चुका है ना, उसके बाद न्यूज़पेपर में आया है, तो had shaved off क्यों नहीं, क्योंकि started in the past and completed in the started in the past, उन लोगों ने डिसीज़न लेना स्टार्ट किया होगा पहले, बट डिसीज़न सामने आया आज। तो कोई भी सिचुएशन जब हो ना कि स्टार्टेड इन द पास्ट,
फिनिश्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट, और रिसेंट पास्ट में कुछ चीज़ ख़त्म हुई, उस जगह पे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे हैज़ शेव्ड ऑफ इसलिए यूज़ हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप क्लासेस में आएंगे, प्रॉपर तरीके से ग्रामर को समझेंगे, तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। स्लोली स्लोली आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ ध्यान में रहने लगेगा, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब। ओके, सो सेकेंड लाइन पढ़ते हैं फिर से। ब्रिंगिंग द रेपो रेट डाउन टू 4%। सो व्हाट इज़ द रेपो रेट? रेपो रेट मीन्स व्हाट? रेपो रेट ये वो होता है जिसमें कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं मनी सेंट्रल बैंक से, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिसमें सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। ये तो आपको पता ही होगा। तो 4% and the reverse repo rate to 3.35%. Okay, right? With this, it does appear that the central bank, ठीक है, central bank के आगे भी the का यूज़ हुआ, may have played out its rate cut card for now as dash would dictate. Who would dictate? वॉट वुड डिक्टेट। सो इस ब्लैंक में हु और वॉट का आंसर हमें चाहिए। हमेशा याद रखना है आपको, हु और वॉट का आंसर एक नाउन होता है। तो हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा वोकैब नाउन है, ठीक है, दैट विल बी आवर आंसर। ओके, सो इस तरीके से आपको क्लू फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया ग्रामेटिकल नॉलेज और वोकैब नॉलेज, थोड़ा थोड़ा दोनों को कंबाइन करके ही हम कॉमन सेंस के साथ आंसर डिसाइड करते हैं क्लोज टेस्ट में। तो चलिए देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शंस दिए गए हैं, जो वोकैब्स दिए गए हैं, उनके इंडिविजुअल मीनिंग क्या क्या हैं। जब हमको मीनिंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा तभी हम एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज इट बिकम्स अ टफ टास्क। थोड़ी सी प्रिपरेशन तो वोकैब की ज़रूरत होती ही है, ठीक है। तो ज़्यादा भारी भरकम नहीं, बट you just need to be connected with the newspaper on a daily basis and that's it. So let's see. Folly मतलब क्या? Folly is lack of good sense or simply foolishness. Okay, बेवकूफ़ी, foolishness, ठीक है। तो it's a noun, पर मीनिंग है foolishness. Prudence means what? The quality of being prudent or cautiousness, ठीक है। तो sagacious एक एडजेक्टिव है। sagacious मीन्स व्हाट? वाइस, ठीक है। recklessness इज़ अ नाउन। recklessness मीन्स केयरलेसनेस, केयरलेस बिहेवियर, मतलब आप कुछ टास्क कर रहे हो पर रिजल्ट के बारे में आपको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तो वो है आपका reckless बिहेवियर। recklessness इज़ दैट quality, that behavior. Shrewd is adjective. Shrewd means what? Having or showing sharp powers of judgment. Okay, so ये रहा आपका मीनिंग, आपको सब क्लियरली यहाँ पे मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि इस ब्लैंक में क्या फिट होगा, ठीक है। तो इस ब्लैंक में आप देखिए, फॉली मतलब फुलिशनेस तो ऑब्वियसली नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने कुछ लिया है डिसीजन तो सोच समझ के लिया है, डेफिनेटली इट्स नॉट अ फुलिशनेस। रेकलेसनेस तो होगा नहीं, नेगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जजमेंटल दिया है, जजमेंटल तो होगा नहीं। श्रूड भी नहीं होगा। शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट, अच्छा यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़, मैंने श्रूड क्यों नहीं होगा मैंने कहा, बिकॉज इट्स एडजेक्टिव, हमको ज़रूरत है नाउन की। श्रूड जो है वो शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट, ठीक है। अगर श्रूडनेस होता, द क्वालिटी ऑफ हैविंग शार्प पावर ऑफ जजमेंट, वो मीनिंग निकलता, तो इस ब्लैंक में श्रूडनेस हो सकता था, पर श्रूडनेस ऑप्शन में नहीं है। एडजेक्टिव यहाँ पे हो नहीं सकता, बिकॉज एडजेक्टिव तो नाउन के बारे में बताता है, इस ब्लैंक के पास तो नाउन ही नहीं है। इस ब्लैंक को ज़रूरत है एक नाउन की, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन्स कॉशियसनेस, ठीक है। तो आरबीआई ने ये सारे डिसीजंस लिए हैं कॉशियस होकर, ठीक है। इट्स द कॉशियसनेस ऑफ आरबीआई दैट इट हैज़ टेकन दिस डिसीजन ऑफ रेट कट।
इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो जजमेंटल दिया हुआ है ना, इसको भी थोड़ा नोटिस करिए। जजमेंटल इज एडजेक्टिव, अगर इसकी जगह जजमेंट होता सो वो प्रूडेंस का सिनोनिम होता, नाउन होता, तो नाउन की ज़रूरत है इसलिए जजमेंट होता तो सही हो सकता था, जजमेंटल है इसलिए सही नहीं होगा। सो प्रूडेंस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, तो प्रूडेंस वुड डिक्टेट दैट it reserves some dash for the future if economic conditions deteriorate even further। तो सेकेंड ब्लैंक में भी ज़रूरत है एक नाउन की, जैसा कि आप देख सकते हैं, दैट इट रिजर्व सम डैश, सम वॉट फॉर द फ्यूचर इफ़ इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर इकोनॉमिक कंडीशंस डिटेरियोरेट इवन फर्दर, अगर और ज़्यादा ख़राब होते हैं तो क्या रिजर्व में रख रहे हैं, उस चीज़ को हम देखते हैं। नंबर 2 में कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं उनके मीनिंग को समझते हैं, फिर इजीली वी कैन डिसाइड द आंसर। तो फर्स्ट वोकैब हियर इट्स गिवन inferior, you know, lower in rank, status or quality, so that is inferior. Opposite will be superior. You know that leverage is a noun, so which means what is the meaning of leverage? The power to influence people and get the results you want. So leverage might be a new vocab for some people, so remember this, it is the power to influence people, लोगों को influence करके खुद का result जो आप चाहते हैं वो ले पाना, इसको leverage कहते हैं। poorness is the state of lacking or being deficient in some desirable qualities। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में कम महसूस करते हैं उस सिचुएशन को बोलेंगे पुअरनेस। तो चार्टर क्या है? चार्टर इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट गिव्स राइट्स टू अ पर्सन और ग्रुप। वीक तो आपको पता है ही, तो देखते हैं यहाँ पे क्या सही होगा। तो prudence would dictate that it reserves some dash for the future। inferior, poorness, charter, वीक, ये सब तो होगा नहीं, कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। तो लिवरेज का मीनिंग अगर आपको पता है तो ही आप सही से आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड और यू कैन गेस द आंसर, बिकॉज इन्फीरियर तो होगा नहीं, पुअरनेस तो होगा नहीं, वीक, नेगेटिव वर्ड्स तो यहाँ पे होंगे नहीं। आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं चार्टर और लिवरेज के बीच में, अगर आपको मीनिंग के बारे में आइडिया नहीं होगा। अगर आइडिया होगा तो आप बेशक आराम से आंसर कर पाएंगे। तो द आंसर इज़ लिवरेज ऑब्वियसली। So that is the answer for question number 2. Let's move to the next one. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। In fact, there are those who believe that the latest cut may be no more than। तो कुछ लोगों को एरर डिटेक्शन में ये चीज़ का not more than, no, it's not, you are not going to use not more than, you are going to use no more than। okay, it is a phrase and it's used like that, you will be seeing it again and again in the editorials, so focus on it। so here the rate cut may be no more than a sentiment booster as economic activity is at its dash। तो यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज से ही आपको एक चीज़ दिमाग में आप सोचेंगे कि अभी हमारे देश में, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशंस हाई चल रही है, लो चल रही है, बुरी चल रही है कि अच्छी चल रही है। तो हमको एक नेगेटिव वर्ड की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को हम सर्च करेंगे जो भी हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो लेट्स सी व्हाट आर द वोकैब्स गिवन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग सो दैट वी कैन डिसाइड इट ईजीली। सो लेट्स प्रोसीड देयर। Zenith. Zenith is a noun. What is the meaning of zenith? The time at which something is most powerful or successful। ठीक है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पावरफुल, एकदम पीक में है, तो उस जगह पे। तो यहाँ पढ़ते ही आपको, समझते ही आपको पता चल गया कि इस ब्लैंक में तो जेनिथ बिल्कुल होगा ही नहीं। सुपीरियर, हायर इन रैंक, स्टेटस और क्वालिटी, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड तो नहीं चाहिए। क्लाइमैक्स, द मोस्ट इंटेंस, एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ समथिंग। क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी तो पता है ना, सबसे एक्साइटिंग वाला मोमेंट जो होता है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। तो एक्साइटिंग मोमेंट तो नहीं चल रहा है अभी, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट इज नाडिया। तो इसका मतलब क्या है?
the lowest or most unsuccessful point in a situation. So this is the negative word here. nadir means the lowest or most unsuccessful point. so ये हो सकता है. लास्ट वो क्या आप देखते हैं इस वाले थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिया गया ना, वेरी ब्यूटिफुली डिज़ाइंड एंड यू विल सी. ठीक है, तो कौन कौन से वोकैब दिए गए हैं, बहुत अच्छे वोकैब्स आपको समझने को मिलेंगे और याद रखना है, भूल नहीं जाना. ठीक है, तो एक्मे इसको कैसे याद रखना है, आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करिए. व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं ना आप लोग, उसमें एक वोकैब हर दिन आप सेंटेंस बना के अपलोड किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. जो स्टडी ग्रुप बना रखा है वहाँ पे आप लिख सकते हैं. मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में आप इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस लिख सकते हैं. जहाँ चाहे लिखिए, शेयर करिए, नॉलेज को डिस्कस करिए. इसी तरह ही आप वोकैब याद रख सकते हैं. देयर इज़ नो अदर वे. मग अप करके नहीं रख पाएंगे याद. तो एक्मे मीन्स द पॉइंट एट विच समथिंग इज एट इट्स बेस्ट और मोस्ट हाईली डेवलप्ड. तो ये वाला भी नहीं होगा. ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव वन. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, मोस्ट हाईली डेवलप्ड, ये सब बातें हो रही हैं, ये वाला नहीं होगा. इट इज़ द पॉइंट एट विच समथिंग इज एट इट बेस्ट. ठीक है, पर यहाँ पे बेस्ट तो कंडीशन है नहीं. सो nadir विल बी द करेक्ट आंसर. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. तो यहाँ पे देखते हैं, एंड देर आर नॉट मैनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑन द डैश दैट मे बेनिफिट फ्रॉम द लोअर इंटरेस्ट रेट. तो लोअर इंटरेस्ट रेट से कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आजकल हैं ही नहीं. इतना सब कुछ, इकोनॉमी डाउन चल रही है कि कोई इन्वेस्टमेंट करने से भी डर रहा है, मनी सप्लाई भी कम है. तो ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी रूल्स हैं जो वो अप्लाई करते हैं जिससे मार्केट में मनी फ्लो हो, जिससे सब कुछ कारोबार सब कुछ सही तरीके से बैलेंस्ड वे में चलता रहे. सो दिस इज़ द थिंग. तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा. ब्लैंक में किस चीज़ की ज़रूरत है. देयर आर नॉट मैनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑन द डैश, ऑन द व्हाट. तो देखिए, आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, वहाँ पे नाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं. तो इसीलिए अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए. अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आप स्पेशल क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस से आपका काम चल जाएगा. लेकिन अगर आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट you should go for Unacademy Plus subscription and use the code nikhat01. I'll provide you the coupon code in my description box. Okay, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कूपन कोड प्रोवाइड करूँगी, उसको अप्लाई करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं. एंड यू कैन गो फॉर एनी कोर्स, यू कैन टेक कोचिंग फ्रॉम एनी एजुकेटर. ओके, ऑल द टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल देयर, सो गो फॉर इट. राइट, तो चलिए क्विकली मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और वोकैब्स का मीनिंग समझ लेते हैं. पहले प्रिपरेटरी मीन्स डन इन ऑर्डर टू गेट रेडी फॉर समथिंग. ओके, प्रिपरेटरी आप समझ पा रहे हैं. सिवियरिटी मीन्स द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग सीवियर, सो दैट इज ऑल्सो क्लियर. नाउन का नाउन है सिवियरिटी. नेक्स्ट इज एनविल. सो दिस इज अ न्यू वोकैब. हेवी आयरन ब्लॉक ऑन विच हॉट मेटल्स आर बीटन इनटू शेप. ठीक है, तो एनविल इज़ वन सरफेस, हैवी आयरन सरफेस, जहाँ पे आपको क्या करना है, हॉट मेटल्स आर बीटन अप इनटू शेप. मतलब इस चीज़ को यहाँ पे वो पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है. इस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या है, टू बी ऑन द एनविल, इसका मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है. टू बी इन अ स्टेट ऑफ डिस्कशन, फॉर्मेशन और प्रिपरेशन. तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में कि इस कंडीशन में नहीं है कि कोई प्रिपरेशन, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें हो सके, क्योंकि हमारे हाथ में कोई बिजनेस प्रपोजल्स, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ही नहीं है. तो यहाँ पे हमको ज़रूरत है एनविल की. ठीक है, तो देखते हैं ऑस्टेरिटी एंड ऑब्लिवियस भी देख लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या है मीनिंग, फिर आप कंफर्म हो जाएंगे. ठीक है, तो ऑस्टेरिटी मीन्स व्हाट, इट्स अ बैड इकोनॉमिक कंडीशन, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन और मिनिमलिस्टिक लिविंग. ओके, सो इट्स अ बैड इकोनॉमिक कंडीशन, इसको बोलते हैं ऑस्टेरिटी.
नेक्स्ट इज oblivious, नॉट अवेयर ऑफ और कंसर्न अबाउट what इज़ हैपनिंग अराउंड, आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, दैट क्वालिटी इज कॉल्ड बीइंग oblivious। तो इस फोर्थ ब्लैंक का आंसर होगा एनविल। टू बी ऑन द एनविल इज एन ईडियम, वो कब यूज़ होता है, कौन सी सिचुएशन में, मीन्स समथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड और प्रिपेयर्ड बट इट इज़ नॉट येट रेडी। तो वही चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं पर ये रेडी नहीं है। सो विल से ऑन द एनविल दैट मे बेनिफिट फ्रॉम द लोअर इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, अभी तक रेडी नहीं है, तो यहाँ पे एनविल विल बी द करेक्ट vocab, right? Let's move to the next one. A large proportion of commercial borrowers have availed themselves of the dash, again ज़रूरत है noun की, तो यहाँ पे भी हमें इस ब्लैंक में नाउन की ज़रूरत है। तो इस लाइन से क्या क्या चीज़ें हमें समझने को मिलती है, देखिए ज़रा। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ कमर्शियल बोरोवर्स हैव अवेल्ड देमसेल्व्स ऑफ, अवेल्ड इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय ईदर ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अवेल्ड ऑफ कहीं नहीं बोल सकते, अवेल्ड के बाद हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स ऑफ, ओके, एंड ऑफ इज़ द प्रेपोजिशन विच इज़ अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे अवेल्ड की जगह पे अगर एक ब्लैंक होता और देमसेल्व्स ऑफ होता तो आप वोकैब्स में ऑप्शंस में ढूंढते कि कौन सा वर्ड है जिसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन फिट बैठेगा। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर टॉपिक की ग्रामर की थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए। दैट इज़ द रीज़न वाई आपको सही तरीके से आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, राइट। तो ऑफ द डैश, तो फिफ्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं वोकैब्स के मीनिंग क्या क्या है, सो दैट वी कैन डिसाइड द आंसर। कंटिन्यूएंस इज अ नाउन ऑफ कोर्स विच मीन्स एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग, ओके। अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उस सिचुएशन को बोला जाएगा उस एक्ट को बोला जाएगा कंटिन्यूएंस। एम्बार्गोड, इट्स अ वर्ब वन, अगर इसका नाउन बोलें तो एम्बार्गो होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, एम्बार्गोड इम्पोज एन ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड और अ कंट्री और कमोडिटी, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में बैन इम्पोज किया जाता है तो उसको बोला जाएगा एम्बार्गो। नेक्स्ट इज़ मोरेटोरियम। तो मोरेटोरियम इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड दीज डेज, जैसे कि येस बैंक में मोरेटोरियम लगा था। इट इज़ अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट इज रिजम्पशन, द एक्शन ऑफ बिगनिंग समथिंग अगेन आफ्टर अ पॉज और इंटरप्शन और सिंपली एन एक्ट ऑफ रिज्यूमिंग। अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए स्टॉप कर देते हैं, फिर से कुछ टाइम के बाद उसको आप स्टार्ट करते हैं, तो उसको बोला जाएगा रिजम्पशन, राइट। तो इस ब्लैंक का आंसर क्या होना चाहिए, फिफ्थ वाला, मोरेटोरियम, ओके। Commercial borrowers have availed themselves of the moratorium, but retail borrowers have not taken to it in a big way. चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं फिर, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। येट गोइंग फॉरवर्ड देयर मे बी मोर ऑप्टिंग फॉर इट given that the extended lockdown has left many a business। तो दो टाइप के यूसेज होते हैं, एक होता है a great many, अनदर वन इज़ मैनी अ। तो मैनी अ के बाद नाउन सिंगुलर यूज़ होता है, अ ग्रेट मैनी के बाद नाउन प्लूरल यूज़ होता है। तो मैनी अ बिजनेस इन अ डैश, ठीक है। तो इन अ को देखते हुए आपके दिमाग में कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि वावल से रिलेटेड आपको, साउंड से रिलेटेड आपको यूज़ करना पड़ेगा वो कैब, या फिर सिंगुलर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अ है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप वो कैब चूज़ करेंगे, लेकिन आपको प्रॉपरली वो कैब का नॉलेज भी होना चाहिए, अदरवाइज यू विल डू अ मिस्टेक हियर। सो लेट्स गो एंड लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन एंड व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन ओवर देयर सो दैट वी कैन डिसाइड द आंसर ईजीली। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं देख लीजिए। स्ट्रक्चर तो आपको पता है, ऑर्डर तो आपको पता है। यहाँ पे 3 वोकैब्स जिनके मीनिंग हम थोड़ा देख लेते हैं, शैम्बल्स, कॉस्मस, इल्यूसिडेशन।
तो देखिए क्या क्या मीनिंग होते हैं शैम्बल्स, कॉस्मस और इल्यूसिडेशन। तो कॉस्मस मीन्स द यूनिवर्स सीन एज अ वेल ऑर्डर्ड होल, ठीक है, इट्स अ नाउन। तो यहाँ पे यूनिवर्स कुछ बात हो नहीं रही है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इल्यूसिडेशन, इल्यूसिडेट इज़ द वर्ब, मतलब एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेनेशन दैट मेक्स समथिंग क्लियर। अगर आपको बोला जाए इल्यूसिडेट, इट मीन्स आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा एकदम क्लियर हो जाए। सो एक्सप्लेनेशन उसका नाउन फॉर्म, इल्यूसिडेट का नाउन फॉर्म हो गया इल्यूसिडेशन। ओके, एक्सप्लेनेशन दैट मेक्स समथिंग वेरी क्लियर। And shambles means what? It might be a new word for you, so remember this word। ये आज ही आर्टिकल में आया था। तो आप लोग मुझे एक चीज़, अगर आप तो ये आप बता सकते हैं कि आज जो मैंने ये क्लोस्ट्रिस डिस्कस किया ये कौन से आर्टिकल से था, उस आर्टिकल का टाइटल मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ओके, सो यहाँ पे शैम्बल्स का मतलब क्या है? द स्टेट ऑफ टोटल डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, बैड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, टोटल डिसऑर्डर हो रखा है, कंपनीज प्रॉपरली सैलरी नहीं दे पा रही हैं, डिले हो रहा है, सो ये सारा सिचुएशन है डिसऑर्डर का। सो यहाँ पे ब्लैंक में यूज़ होगा इन अ शैम्बल्स। सो nothing to get surprised here, so you must know that कि कुछ words होते हैं जिनके spelling में s होता ही है, जैसे कि mathematics, statistics, economics, ठीक है, species, तो series, ठीक है, spectacles, slippers, trousers। तो इन vocab से हम s रिमूव नहीं करते हैं even if we are talking about one। तो shambles का spelling ही एस के साथ एडेड है, इवन इफ यहाँ पे आर्टिकल ए है, आपको यूज़ करना है शैम्बल्स, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। कंटेक्चुअली इट फिट्स इन द लाइन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। एंड आप मेरी प्रोफाइल को विज़िट करिए अनअकैडमी में, क्लासेस देखिए, कैसा लगा बताइए, और जून में जो क्लास होगी वो आपको नोटिफाई कर दी जाएंगी, तो आप वहाँ पर भी आइएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ माई अनअकैडमी प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so you can visit there. Thank you very much. Bye bye. See you in the next lesson.